हेलो बच्चों। ठीक हैं आप लोग सब। आज हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का जो पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसका होमवर्क मैंने आपको दिया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव वे, यानी कौन कौन से टर्म्स क्या क्या होते हैं, उनके मतलब क्या हैं, ये आपको सब याद रखना है। मैथमेटिकल डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसा आपको बताया था, आप ये मान लें कि वो सुपर सेट ही है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको बस वो सब चीजें तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर G1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन G1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। 4 पार्ट है बेटा। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 5s एटॉमिक ऑर्बिटल। रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है? n-l-1। तो ए पार्ट में 5s ऑर्बिटल रेडियल नोड का नंबर n-l-1 लगा दोगे। n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 0। डन। बी पार्ट में नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन 3D YZ। एंगुलर नोड का नंबर क्या होता है बेटा? 2। तो एंगुलर नोड कितने होंगे? 2 होंगे। सम ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड ऑफ 4DXY। इसमें आपको टोटल नोड का नंबर चाहिए और ये फॉर्मूला होता है n-1 4DXY। n की वैल्यू कितनी? 4। 4 - 1 3। नाउ नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन 3p ऑर्बिटल हो गया। 3p के लिए l की वैल्यू 1, तो एंगुलर नोड का नंबर भी यही होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। G2 an electron in a hydrogen atom finds itself in the fourth energy level। ये कह रहा है हमसे कि हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स दैट इट माइट बी इन। कौन कौन से ऑर्बिटल्स में हो सकता है ये? तो बेटा 4s, 4p, 4d और 4f, ये तो सब शेल्स हैं। इसका एक ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल, इसके 5 ऑर्बिटल और इसके 7 ऑर्बिटल। टोटल इसके टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हो गए? काउंट करो। 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16। टोटल 16 ऑर्बिटल्स हो गए बेटा ये। और 16 ऑर्बिटल्स सारे के सारे डीजेनरेट होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए ये इन 16 में से किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है। कैन इट बी ऑल इन दीज ऑर्बिटल एट वंस? नो। इलेक्ट्रॉन एक है, सारी एनर्जी स्टेट में एक साथ कैसे होगा? एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैन यू टेल विच ऑर्बिटल इट इज इन? नो, हम नहीं बता सकते, क्योंकि सारे डीजेनरेट हैं। तो हम कैसे बताएंगे? जब है ही सबकी एनर्जी सेम, एनर्जी के बेस पर ही तो आप क्वांटिफाई करते हो इस चीज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर F3, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल नोड G3। एक फंक्शन दिया है R3S। ये बड़ा सा फंक्शन है। 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर और e⁻⁻⁻⁴ दिखाई दे रहा है। ये मैंने लिखा नहीं है, यूजलेस है। यहां पे आपको चाहिए डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड के लिए r को 0 करना है। और क्या सिखाया आपको? जो पॉलिनोमियल टर्म है ब्रैकेट वाला, सिर्फ उसको 0 करते हैं और किसी को नहीं। हाँ तो कर दो, और कोई 0 हो ही नहीं सकता। 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है बेटा। आई होप कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आप जानते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिग्मा इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस कितना आएगा? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, तो 4 × 6 अपॉन 2। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 24 12 अपॉन 2। तो ये हो गया बेटा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। तो 3 प्लस माइनस √3, ये सिग्मा है। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है। क्या बोल रहा है देखिए आप। सिग्मा है 2r अपॉन Na नॉट, 2r अपॉन Na नॉट।
3 प्लस माइनस रूट 3, 2 रूट हैं इसके। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है? 3s एटॉमिक ऑर्बिटल के, कौन सा ऑर्बिटल है? 3s। 3s के लिए n इक्वल टू 3, तो ये 2r अपॉन 3a0 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ये दो वैल्यूज के साथ आपको इसको मैच कराना है। तो r की वैल्यूज आएंगी 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाय 2 a0, और दूसरी वैल्यू आएगी 3 बाय 2 3 माइनस रूट 3 a0। ये दो आंसर्स आएंगे। a0 इसमें दिया नहीं है, बोर ऑर्बिट का रेडियस होता है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। सॉल्व कर लेंगे, डन, कंप्लीट वैसे हो चुका है। इसके बाद बेटा जी फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ एंगुलर नोड ऑफ 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 2 एंड रेडियल नोड इन 3p। 3p में रेडियल नोड का नंबर क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। 3p में 1। तो 3d में एंगुलर नोड और 3p में रेडियल नोड का जो रेशियो है 2/1, ये दिया है बेटा x/1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। G5 क्वेश्चन देखो। G5 में बेटा क्वेश्चन थोड़ा टफ है। B4 प्लस, ओब्वियसली z की वैल्यू 5 है बेटा। इसके लिए आपको दिया है रेडियल फंक्शन एक कांस्टेंट 4 माइनस सिग्मा सिग्मा e टू दी पावर माइनस सिग्मा बाय 2, ये दिया हुआ है बेटा। ओब्वियसली आपको बताना है रेडियल नोड ऑफ ऑर्बिटल इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, अभी बता देंगे। रेडियल नोड की पोजीशन के लिए r क्या होना चाहिए? 0, और जब कैपिटल R 0 है तो ये पॉलिनोमियल 0 कर दो ना। तो सिग्मा आ गया बेटा 4, और सिग्मा की वैल्यू है ZR अपॉन a0 विच इज इक्वल टू 4। तो 5R अपॉन a0 4, तो R इक्वल टू 4/5 a0। 4/5 इंटू 0.529। इसको सॉल्व करने पर एंगस्ट्रॉम में 0.423 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आ जाएगी। डन। हाँ तो बच्चों अभी मैंने सब्जेक्टिव डिस्कस किए ना बेटा, अब हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव इसी के सेक्शन जी एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। देखो क्वेश्चन नंबर G1, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ऑब्जर्वेशन 1, XY प्लेन एक्ट एज नोडल प्लेन। ऑब्जर्वेशन 1 है किसी ऑर्बिटल के लिए कि XY प्लेन नोडल प्लेन है, और ऑब्जर्वेशन 2 है R स्क्वायर वर्सेस R कर्व जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, फोटो आपके पास बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें रेडियल नोड बेटा कितने हैं? ध्यान से देखो, रेडियल नोड है 1 2 3, रेडियल नोड का नंबर है 3, ठीक है, और R स्क्वायर का है, इसका मतलब S ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल का R स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता, ये P या D में से एक है, ठीक है। XY प्लेन नोडल प्लेन है, तो A ऑप्शन पे अगर हम जाएं 5px, ये दिया हुआ है 5pz। 5pz में रेडियल नोड का नंबर बिल्कुल 3 होगा, n माइनस l माइनस 1, और दूसरा क्योंकि ये pz है तो XY प्लेन नोडल प्लेन होगा। ये आपको मैंने थ्योरी में समझाया है, तो उसी हिसाब से ये ए आंसर तो सही है। फिर 6dxy में अगर जाएं तो 6dxy क्योंकि है तो xy नोडल प्लेन नहीं हो सकता। उसके बाद है बेटा 6dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 45 के एंगल पर नोडल प्लेन होता है, xy नोडल प्लेन नहीं होता। और लास्ट वाला है 5dyz, 5dyz में रेडियल नोड 2 है, इसलिए ये आंसर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर G2 बेटा आपको डायरेक्टली क्लास में लिखवाया था। हाइड्रोजन के लिए 1s ऑर्बिटल में, इसमें हाइड्रोजन लिखना भूल गया है, 1s ऑर्बिटल का R मैक्स जो होता है वो a0 यानी R0 के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर G3, वेव फंक्शन दिया हुआ है साई और साई स्क्वायर, और पूछ रहा है कौन सा फंक्शन है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं s ऑर्बिटल नहीं हो सकता, क्योंकि s ऑर्बिटल का साई का ग्राफ 0 से शुरू नहीं होता है, याद आ गया। अब आगे कह रहा है 2 रेडियल नोड है और s ऑर्बिटल नहीं है, तो 4d में बेटा 1 रेडियल नोड, 3p में 1 रेडियल नोड और 4p में 2 रेडियल नोड, तो आंसर क्या हो गया? D। इसके बाद है बेटा G4 है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल, dxy ये G4 कर देता हूं मैं, ये x है ये y है, शेप आपको बताई गई है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये
बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेटा कहां पे है? 45 डिग्री के एंगल पर एक्स और वाई एक्सिस से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर G5। साई का एक फंक्शन दिया हुआ है 3s ऑर्बिटल के लिए और हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये क्योंकि 3s ऑर्बिटल है तो इसमें 2 रेडियल नोड हैं। ग्राफ स्टार्ट होगा और पीक की हाइट बढ़ती जाएगी। कौन सा ग्राफ बेटा मैच कर रहा है? बॉम्बे बी। ठीक है। इसके बाद है G6 3py ऑर्बिटल हैज। क्योंकि ये 3py है तो py में कौन सा एंगुलर नोड होता है? एक्स जेड प्लेन। कौन सा आंसर होगा? zx यानी सी ऑप्शन। देन G7 देखो अच्छा सवाल है। द रेडियल फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल r इज अ फंक्शन ऑफ r, एक कांस्टेंट 4 माइनस सिग्मा और e टू द पावर बाय सिग्मा बाय 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्बिटल मस्ट बी 3p। ठीक है, देखो क्योंकि इसमें ये क्या है? सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये 4 माइनस के आर, के इज अ कांस्टेंट, और ये हो गया r, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। बाकी सिग्मा बाय 2 है तो r के प्रोपोर्शनल यानी l की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो ये p ऑर्बिटल है और इसमें रेडियल नोड कितने हैं? पॉलिनोमियल टर्म लीनियर है, कितने रेडियल नोड होंगे? 1 रेडियल नोड और p ऑर्बिटल। आप चाहें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं n की वैल्यू, तो n माइनस 1 तो n बेटा कितना आ गया? 3। तो ये ऑर्बिटल कौन सा हुआ? 3p। तो क्या पूछ रहा है ये? ऑर्बिटल मस्ट बी 3p। लेकिन कौन सा ऑर्बिटल है? 3px 3py या 3pz? ये थोड़ी हमें पता है क्योंकि तो रेडियल फंक्शन दिया है, एंगुलर तो दिया ही नहीं है। तो ये होगा बेटा 3p ऑर्बिटल और बी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि जरूरी नहीं है ये 3px हो। The orbital has one radial node, yes, one radial node. The orbital must have one angular node, yes, L की वैल्यू 1 है ना, तो एंगुलर नोड भी 1 होगा। तो आंसर इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान से देखना है हमें, और वो होगा बी ऑप्शन। G8 अ 3p ऑर्बिटल। G8 अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो 3p ऑर्बिटल में 2 नॉन स्फेरिकल नोड्स, नॉन स्फेरिकल नोड, देखो इसमें रेडियल नोड 1 है और एंगुलर नोड 1 है, तो एंगुलर नोड 1 है और वही तो नॉन स्फेरिकल नोड है, इसलिए 2 नॉन स्फेरिकल नोड नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। 2 स्फेरिकल नोड ये भी नहीं होगा क्योंकि स्फेरिकल नोड यानी रेडियल नोड वो भी 1 है। 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड, ये सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। According to Schrodinger model, nature of electron in an atom is as particle as well as wave nature. Consider the following statement: electron density in the xy plane in 3D x square y square orbital is 0. बेटा G10 को देखो अगर हम, तो ये है x और ये है y, ये xy प्लेन में है, तो इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या xy प्लेन में 0 है? नहीं, इट इज नॉन जीरो। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द xy प्लेन इन 3D z स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0। 3D z स्क्वायर मैं बनाता हूं, ये मैंने z एक्सिस ले ली, ध्यान से देखो ऑर्बिटल इस तरह का होता है बेटा। ये जो प्लेन है ना वर्टिकल वाला, इस तरह का ये जा रहा है जो बीच में से, ये xy प्लेन है। xy प्लेन में तो रिंग आ रही है ना ये, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं होती है, तो xy प्लेन में 0 नहीं है, ये भी गलत है। तो a और b बेटा रॉन्ग हो गए। 2p orbital has one nodal surface, yes, one radial node, spherical nodal surface. For 2pz orbital xy is the nodal plane, 2pz के लिए xy ही nodal plane होगा, ये सब आपको बताया हुआ है। तो a और b बेटा रॉन्ग है और इसलिए आंसर क्या होगा? D. The permissible solution of Schrodinger wave equation give an idea of how many quantum numbers? Schrodinger equation के consequences में, यानी उससे जो वेव फंक्शन निकलता है उसमें कितने क्वांटम नंबर्स आते हैं? कितने? 3। प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। स्पिन क्वांटम नंबर उससे इंडिपेंडेंट है, तो आंसर होगा बॉम्बे ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल हैज डोनट शेप? dz स्क्वायर हैज डोनट शेप, आपको बताया था ये डोनट की तरह, तो डोनट शेप dz स्क्वायर का होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा? डी ऑप्शन, दिल्ली। हेलो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी थ्योरी बेटा आपको बता दी है।
आई होप कि आप उस पर डिस्कशन वगैरह और प्रॉब्लम वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो शीट में से। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा इस चैप्टर के एक इंडिपेंडेंट पार्ट में जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, ये बात भी आपको रदरफोर्ड मॉडल में बताया था कि न्यूक्लियस वैसे तो एटम का पार्ट है, लेकिन एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं मोस्टली वो बेटा इलेक्ट्रॉन के द्वारा गवर्न होती हैं, और न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा गवर्न नहीं होती हैं। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और न्यूक्लियस इस तरह का, जैसे मान लिया कि ये एक एटम है और इसमें एक छोटा सा पोर्शन ये एन मैंने लिखा, ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। अब अभी तक हम लोग बाहर के एटम की चर्चा कर रहे थे, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, इन सब की बातें। अब डिस्कस कर रहे हैं इस एन यानी न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इसमें एक होते हैं बेटा प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन P11 और न्यूट्रॉन N10, ये सब आपको बताया है। अब ये जो प्रोटॉन होते हैं आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, चार्ज, मास, ये सब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिया डिटेल में। खैर वैसे भी दिख रहा है आपको कि इनका जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के आसपास होता है, और चार्ज इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज प्लस E, और इसमें न्यूट्रल होता है ये। अब पॉइंट सबसे पहले आता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, और फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है बेटा कूलम लॉ की, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं यानी सिमिलर चार्जेस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो अगर ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका कोई रोल नहीं है इस तरह के फोर्सेस में। तो पॉइंट ये आता है कि फिर ये न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है। अगर प्रोटॉन एक है तब तो बात समझ में आई, लेकिन अगर प्रोटॉन एक से ज्यादा है बेटा, और वो भी बहुत ही स्मॉल रीजन में, ठीक है ना, न्यूक्लियस is the region of very small dimensions, बहुत छोटे डायमेंशन का, और ये होती है इन द रेंज ऑफ FM, फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, उस रेंज का ये एक रीजन है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि जो हम सोच भी नहीं सकते उतना छोटा है ये। हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने वाला है नहीं, क्योंकि दिखाई तो देगा ही नहीं कुछ भी। बहुत छोटा रीजन है, उसमें प्रोटॉन्स हैं, और वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें है, स्टेबल है ये। तो जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में बेटा रिपल्सिव फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, कूलम्बिक, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, तो फिर ये न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है। तो यहां पे बेटा एक नया फोर्स बताया गया जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक फोर्स होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, हर पार्टिकल, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, धरती का फोर्स हम लोग फील करते ही हैं। दूसरा एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बेटा कूलम्बिक फोर्स की कैटेगरी में आता है। और तीसरे होते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बीच में लगते हैं। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द
न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं बेटा न्यूक्लियॉन, और सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये फोर्स लगते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो पी और पी के बीच में भी लगते हैं, पी और एन के बीच में भी लगते हैं, और एन और एन के बीच में भी लगते हैं, और ये सारे फोर्सेस इक्वल होते हैं। ये डिफरेंट फोर्सेस हैं जो हमारे अब तक के पढ़े हुए फोर्सेस से डिफरेंट है, नया फोर्स है, हमें पहले पता नहीं था, अब पता चल गया। हाँ, तो न्यूक्लियस तो बहुत लेट पता चला बेटा अपने को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत बाद न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर पता चली अपने को। तो खैर, अपन लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इन सब में लगते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स का नेचर होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन नेचर, नेचर में ये अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये अट्रैक्शन जब कूलम्बिक रिपल्शन के ऊपर डोमिनेटिंग हो जाता है ना, तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो स्टेबल न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ओवर कूलम्बिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कूलम्बिक फोर्स से ज्यादा होते हैं, और इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल। एक बार और हम देख लें कि जब न्यूक्लियस बनता है तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आते हैं, वो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें आ रहे हैं, वो सारे एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं, और उस कलेक्शन में उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से वो एक जगह कलेक्ट हो पाते हैं। ये अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर फोर्स कूलम्बिक फोर्स के ऊपर डोमिनेटिंग होता है तो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। अगर ये डोमिनेटिंग नहीं है तो फिर न्यूक्लियस हो सकता है अनस्टेबल हो। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ टाइम के बाद। तो बच्चों, अभी हम लोग जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे थे वो क्या पॉइंट था कि न्यूक्लियर फोर्सेस कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये बात तो। अब इसी को हम लोग एनर्जी के टर्म्स में समझेंगे, बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखो, होता क्या है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, ये मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिखी है, कि जस्ट मैं बता रहा हूं कि कई सारे प्रोटॉन हैं, n नंबर ऑफ प्रोटॉन और x नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इनका जो टोटल मास है वो है बेटा mp, और इसका मास है mn। तो जो इसका मास ऑफ न्यूक्लियस होता है mnu, which is less than mp plus mn, इन दोनों के सम से ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि जब न्यूक्लियस बनता है तो टोटल मास डिक्रीज होता है, मास डिक्रीज होता है। आपने पढ़ा होगा मास कंजर्वेशन। यस, न्यूक्लियस के प्रोसेसेस में मास कंजर्व नहीं रहता है, वो चेंज होता है, और इसलिए न्यूक्लियस बाकी सारी चीजों से, बाकी सारे नॉर्मल फिनोमिना जो होते हैं उनसे डिफरेंट फिनोमिना शो करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो पॉइंट ये आता है कि इसके फॉर्मेशन में मास डिक्रीज होता है, विच इज नोन एज लॉस इन मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या हुए, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कलेक्टिवली। लॉस इन मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन इज
known as mass defect delta m is equal to mn mp minus m nu न्यूक्लियस। ये लॉस इन मास हुआ बेटा, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट हुआ, ये मास गायब कहां हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि मास और एनर्जी कन्वर्टेबल हैं, ठीक है? तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस लॉस इन मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी यूजिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज होती है? शायद देखो, दिमाग लगाओ, आपको याद आ जाए। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन यहां पे जो मास है वो है डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट। C क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो एनर्जी आएगी वो आएगी जूल में। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है अगर मास डिफेक्ट कम है तो भी, ठीक है? और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू, ये जो मास डिफेक्ट है ये किलोग्राम में है, डेल्टा एम इंटू 931.5, इससे बेटा ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और डेल्टा एम यहां पे U और AMU में है। तो अब क्योंकि ये बेटा न्यूक्लियस की डायमेंशंस हैं, तो डिफरेंस हो सकता है मास में बहुत कम हो AMU में, तो आप लगाएंगे U और AMU, तो ये आप रिलेशन यूज कर सकते हो। कैसे आया? कोई खास कुछ चमत्कार नहीं किया है, सिंपल है। C स्क्वायर कांस्टेंट है, एक ही बार मल्टीप्लाई करके एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 1 MeV इज इक्वल टू 10⁶ EV, मिलियन मेगा, बस। तो मिलियन का मतलब 10⁻6 ही होता है ना, दैट्स ऑल। तो ये एनर्जी है। अब जब ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। दिस रिलीज इन एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो एनर्जी है बेटा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ये रिलीज हो जाती है। तो अगर आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये एनर्जी होती है ज्यादा। तो जब तोड़ने की एनर्जी ज्यादा है तो फिर न्यूक्लियस क्या हो गया? स्टेबल या अनस्टेबल? यस, इट इज स्टेबल। तब ये स्टेबल हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, दस रिलीज इन एनर्जी। तो अगर बेटा किसी न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करना हो तो एनर्जी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी विल बी सप्लाइड टू इट। तो न्यूक्लियस को बेटा बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। हम सप्लाई करेंगे तो ये टूटेगा। हाँ, तो सिंपल है, कोई भी चीज तोड़नी होती है बेटा तो एनर्जी देनी ही पड़ती है, ठीक है ना? मान लो इसको तोड़ना है तो एनर्जी दूंगा तभी टूटेगा ना, ठीक है ना? आपको किसी को भी तोड़ना हो तो आपको उसको पिटाई करनी पड़ेगी तभी तो टूटा जाएगा वो। तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। तो न्यूक्लियस को भी जब हम तोड़ेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये बाइंडिंग एनर्जीज बहुत बड़ी एनर्जीज होती हैं। C स्क्वायर का मल्टीप्लाई है 9 इंटू 10⁻9, C स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16, इट इज C स्क्वायर।
तो ये आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल। और यहां पे ये जो हम लोगों ने अभी बात करी है, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का दूसरा क्राइटेरिया है। फोर्स वाला क्राइटेरिया तो हमने पढ़ लिया, अब है ये एनर्जी वाला क्राइटेरिया। तो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियॉन्स रिलीज हो जाती है। तो जब उसको तोड़ना होता है तो हमको वो एनर्जी देनी पड़ती है, तो टूटता है, और ये एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। इसी में एक टर्म होता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दैट इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आपको पता है न्यूक्लियॉन्स के टोटल नंबर को क्या कहते हैं, टोटल, हाँ बताओ, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। यस, ये टर्म है। तो बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब आप निकालते हो, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मोर इंपॉर्टेंट. It is taken into consideration to find the stability of nuclei, as binding energy per nucleon increases. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ती है, और इसके लिए बेटा एक ग्राफ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये ग्राफ बेटा कुछ तो इस तरह का एक अप्रोक्सीमेट शेप होता है। इसमें पीक पर जो एटम होता है ना बेटा, वो होता है आयरन। तो किस एलिमेंट का न्यूक्लियस सबसे स्टेबल है? द आंसर इज आयरन। इसके अलावा इससे पहले वाले और इसके बाद वाले भी आयरन से कम स्टेबल होते हैं। तो जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो हुआ स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। नाउ द पॉइंट इज कि अगर इसी को हमें ये बताना हो कि स्टेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, फिर उनमें होता क्या है? तो जो न्यूक्लियस बेटा स्टेबल नहीं होते हैं, पहली बात वो बनते ही नहीं है। लेकिन अगर कभी बाई चांस बन भी गए तो बेटा वो न्यूक्लियस अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं, और इस स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग यहां आ रहे हैं बेटा रेडियो एक्टिविटी पर। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी is the spontaneous emission of alpha, beta and gamma rays from the disintegration of nucleus. न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन से अल्फा बीटा गामा, नाम जरूर सुना होगा। क्या आपको याद है रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? यस, हेनरी बैक्यूरेल। बैक्यूरेल ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, डिस्कस किया। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है बेटा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, और वो भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स में। यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला वो
रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो डिस्कवरी है और रेडियो एक्टिविटी का जो वर्क है उसके ऊपर मिला इनको, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एटसेट्रा। और एक इन्होंने बहुत ही नया और इम्पॉर्टेंट मेटल डिस्कवर किया, उसका नाम था रेडियम। आप सभी को पता है रेडियम की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने की थी, और एलिमेंट को डिस्कवर करने का जो काम है वो केमिस्ट्री के फील्ड में है। तो उनको केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एलिमेंट रेडियम। और रेडियम आज बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशियस मेटल है, ठीक है ना। डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, डोंट वरी, ठीक है ना, लेकिन जहां यूज होता है वहां रेडियम से ही फिर काम चलता है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में खैर थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रिक्टली इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी इज द न्यूक्लियर फिनोमिना। मैं इसमें बात बता दूं आपको, ये जो बैक्यूरेल जी थे ना, हेनरी बैक्यूरेल, जिसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवरी की नहीं थी, हो गई थी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इनकी जो लैब थी वो बेटा घर में ही थी। तो घर में लेबोरेटरी में भी ये काम करते थे, अपना कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहां से आए, साइंटिस्ट थे, आए, अपना लंच वंच किया और फिर काम में लग गए अपना। तो इनके पास यूरेनियम का पीस कहीं से आया था, तो वो पीस इन्होंने कहा कि भाई चलो इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करूंगा। तो उस पीस को लेबोरेटरी में रखा। लेबोरेटरी में रखा तो उसके आसपास दूसरे दिन इन्होंने आके देखा, नेक्स्ट डे लेबोरेटरी में, कि उसके पास में जो फोटोग्राफिक फिल्म्स रखी हुई थी वो खराब हो गई। फोटोग्राफिक फिल्म वही होती है बेटा जो ब्लैक कलर की फिल्म होती है, फोटोग्राफी के काम आती है, एक्सरे में भी काम आती है। तो वो जो फोटोज ग्राफिक फिल्म थी वो खराब हो गई। खराब कैसे हुई, उनके ऊपर लाइट पड़ी, लेकिन इसको तो उन्होंने बिना लाइट के कमरे में रखा था जहां लाइट भी नहीं थी, क्योंकि इनको पता था लाइट में तो खराब हो जाती है ये, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने देखा यार लेबोरेटरी में ऐसा क्या हुआ, कोई चोर तो नहीं आ गया। लेकिन चोर कोई लेबोरेटरी में क्या करने आएगा, ये तो मजाक की बात है। अल्टीमेटली इन्होंने खोजा कि भाई हो क्या रहा है, जब कोई लाइट नहीं आ पा रही है, मैंने इनको पैक करके रखा है, तब भी ये खराब हो रही हैं। फिर उन्होंने देखा कि वहां एक कबर्ड थी, इसकी कबर्ड जो उनके लेबोरेटरी में थी उसके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी, वहां भी कोई लाइट नहीं थी, वो भी खराब हो गई। तब इन्होंने कहा यार लेबोरेटरी में कुछ तो है। हाँ, अपन यहां होते सोचते कोई भूत है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने सोचा कि कुछ तो है, साइंटिफिक एटीट्यूड था। तो सोच के इन्होंने ढूंढना शुरू किया। फिर वो फोटोग्राफिक फिल्म को लेके पूरे लेबोरेटरी में इन्होंने घूमा, तो पता चला कि जहां पे यूरेनियम रखा हुआ था वहीं पे ये खराब हो रही थी। और इससे इन्होंने सोचा कि यूरेनियम से ही कोई रेज निकल रही हैं जो हमें आज तक पता नहीं है, और वही रेज इन्होंने स्टडी करी। ये थी बेटा रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिनोमिना है, ऐसे बहुत सारी कहानियां होती हैं, और भी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ये सब करते रहेंगे। इसमें 3 टाइप की रेज निकलती हैं बेटा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, He2+, अल्फा। बीटा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, E0-1, ठीक है ना। और गामा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। इनमें मास में क्या ऑर्डर होता है बेटा, सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का, उसके बाद बीटा का, और गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, रेस्ट मास तो 0 होता है इनका। इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें तो बेटा हीलियम का न्यूक्लियस सबसे हैवी है, तो इसकी स्पीड सबसे कम
और सबसे ज्यादा स्पीड गामा रेडिएशन की, एरो हेड इंक्रीजेंट साइड में बना रहा हूं मैं। इसके बाद बेटा पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा रेज, इनका मास है ही नहीं, रेज की तरह अंदर घुस जाती हैं ये। और आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता, आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा बेटा अल्फा में। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन पावर में तोड़ के इनको निकालना होता है। आयनाइजेशन पावर मतलब किसी एटम को या न्यूक्लियर मॉलिक्यूल को तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो जितना भारी इम्पैक्ट लगेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। ये इनका ऑर्डर है और ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। चार्ज इस पे 2+ है, इस पे -1 है, इस पे ये तो चार्ज है, तो पार्टिकल है ही नहीं, ये तो वेव है। तो ये जो बेटा अल्फा बीटा गामा जो रेज है ना, ये न्यूक्लियस से और स्पॉन्टेनियसली अपने आप निकलती हैं। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता आपको, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। नाउ द पॉइंट इज कि कब अल्फा, कब बीटा और कब गामा रेज निकलती हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के हिसाब से ही स्टेबिलिटी जोन N और P, N यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, P यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। N और P का ये जो एक ग्राफ बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये 45 का एंगल है। इसका मतलब इस लाइन पर N/P 1 है बेटा, सही है, ठीक है। तो N/P जब 1 है तो ये लाइन है। और जो रियल में स्टेबिलिटी जोन होता है वो क्या होता है, ये बेटा एक्चुअली में स्टेबिलिटी जोन होता है, ऑब्जर्वेशन है ये। यानी जिन न्यूक्लियाई का N/P इस रेंज में लाया करता है वो स्टेबल होते हैं। अप्रोक्सीमेट रेंज मैंने बनाया है। यहां इस रीजन में N/P इज ग्रेटर देन इज हाई, और यहां N/P इज लेस। यहां हाई और लेस जो वर्ड है बेटा वो है रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से ज्यादा N ज्यादा P कम, यहां नीचे स्टेबिलिटी से कम, क्योंकि यहां P ज्यादा है और N क्या हो गए, कम हो गए। तो ये हो गया स्टेबिलिटी से कम, नीचे आ गया बेटा ये। इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। फर्स्ट केस है इसमें अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन कब होता है, जब बेटा एटॉमिक नंबर 83 से बड़ा होता है हाई वाले में, तो अल्फा एमिशन होता है से X A Z Y A-4 Z-2 प्लस हीलियम 4 2। भाई सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनका नंबर तो फिक्स रहेगा ना। तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये Z-2 और ये अल्फा 2, टोटल Z हो गया। और A होता है N+P का नंबर, तो A से A-4 और ये 4, तो टोटल A ही रहा। तो इस प्रोसेस में आप सोच के बताओ N/P इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो N/P इंक्रीजेज, इससे N/P बढ़ता है। लेकिन ये होता हैवी न्यूक्लियस में ही है। हैवी न्यूक्लियस
इसके बाद बेटा सेकंड आता है बीटा एमिशन। बीटा एमिशन कब होता है? व्हेन n अपॉन p इज हायर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। देखो, अगर n अपॉन p स्टेबिलिटी से ज्यादा है तो n 0 p 1 प्लस e 0 माइनस 1। चेक करो, 1 1 टोटल 1 दोनों तरफ, ये 1 और माइनस 1 दोनों तरफ 0। तो इस प्रोसेस में बेटा इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये न्यूक्लियस आप कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर बना है। तो होता क्या है कि जिस न्यूक्लियस में n अपॉन पी स्टेबिलिटी से ज्यादा है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो वहीं अंदर एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल हो ही नहीं सकता, तो तुरंत बाहर निकलता है स्पॉन्टेनियसली और बाहर निकल जाता है। यह है बेटा बीटा एमिशन। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर C12 और 6 ये स्टेबल है। इसमें ध्यान से देखो, n अपॉन पी कितना है? 6/6 1। तो C14 और 6 ये क्या है? अनस्टेबल। जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं, क्योंकि उनमें से रेडियो एक्टिविटी होती है। तो इसमें जो n अपॉन पी है बेटा वो है 8/6 यानी 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1, और इसलिए इसमें बीटा एमिशन होगा। और तीसरा है बेटा पॉजिट्रॉन एमिशन। और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। पॉजिट्रॉन एमिशन एंड के, एंड लिखें बेटर है, हाँ, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इफ n अपॉन p इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। ये बेटा REQR ये रिक्वायर्ड लिखा है मैंने, तो इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। तो अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा? n अपॉन पी से कम, n अपॉन पी स्टेबिलिटी से कम है तो n को बढ़ाना है और p को कम करना है। ऊपर क्या था? n अपॉन पी ज्यादा था तो n को कम किया और p को बढ़ाया। इसमें उल्टा, P11 N10 तो E01 ये +1, और इस पार्टिकल को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो ये बेटा पॉजिट्रॉन एमिशन है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो P घटा और N बढ़ा, यानी N अपॉन P बढ़ गया, तो ये कन्वर्ट हुआ पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन एमिशन इसी को कहते हैं। तो जब N अपॉन P स्टेबिलिटी से कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। अगर N/P स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट से कम होता है तो उसमें दो पॉसिबल केसेस होते हैं बेटा। एक होता है पॉजिट्रॉन एमिशन और एक होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। पॉजिट्रॉन एमिशन अभी आपको बताया, और अगर इसमें 1 1 प्लस ये इलेक्ट्रॉन 0 - 1 गिव्स न्यूट्रॉन 1 0 प्लस इट इज अ पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। ठीक है, खैर ये सब बातें तो हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का डिटेल डिस्कशन एकदम एडवांस लेवल फिजिक्स है, जो आप चाहें तो अपनी इच्छा से आगे और इसमें एज अ साइंटिस्ट और आगे पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके सबसे पास कौन सी शेल होती है बेटा? के, उसके बाद L, और ऐसे ही नेक्स्ट शेल M, ऐसे। तो अगर एक हैवी न्यूक्लियस है, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो ज्यादा प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस अपने पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके पास है। तो हैवी मतलब न्यूक्लियस कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ज्यादा प्रोटॉन्स अगर उसमें हैं तो वो क्या करता है? अपने
पास वाले शेल यानी के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब ये के शेल तो खाली हो जाती है, तो फिर हायर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे जाते हैं, और जब वो नीचे जाते हैं यानी लोअर ऑर्बिट में जाते हैं तो एक्स रे एमिट करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर शेल्स टू लोअर, एक्स रेज आर एमिटेड। तो इसमें एक्सरे निकलती हैं। तो पॉइंट क्या है कि जब n अपॉन पी, सिंपल बात यह है कि जब n अपॉन पी रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबिलिटी से क्या है ज्यादा, तो बीटा पार्टिकल निकलते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबिलिटी से कम है तो दो केसेस हैं। कौन कौन से? एक पॉजिट्रॉन एमिशन और एक के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दोनों में ही प्रोटॉन कम होता है और न्यूट्रॉन इंक्रीज होता है, तो n अपॉन पी रेशो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम 23 और 11 इज स्टेबल। अगर आपके पास सोडियम 21 और 11 है तो ये क्या होगा? अनस्टेबल। इसमें n अपॉन पी बेटा कितना है? 12/11। इसमें n अपॉन पी कितना है? 10/11। तो इसमें क्या होगा? पॉजिट्रॉन एमिशन। ठीक है, और सिंपल वे में आप बता सकते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट, इफ न्यूक्लियस इज एट हाई एनर्जी स्टेट, अगर न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट में है तो इट विल एमिट गामा रेज। न्यूक्लियस स्टेबल तो है लेकिन वो हायर एनर्जी स्टेट में है तो वो गामा रे एमिट करेगा एंड डिक्रीज इट्स एनर्जी। तो ये फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम प्रेडिक्ट करेंगे कि किसमें अल्फा डिके होगा, किसमें बीटा, किसमें पॉजिट्रॉन और किसमें गामा। इसमें से जो आप बता सकते हैं विथ ग्रेट एक्यूरेसी वो है बेटा बीटा पार्टिकल एमिशन एंड पॉजिट्रॉन एमिशन, वो आप बता सकते हैं। अब आपको न्यूक्लियस देख के ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन हाई एनर्जी स्टेट में है, क्वेश्चन में दे तो यूज कर लेना। हाँ बेटा, तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के एमिशन के बाद एक दो छोटे छोटे डेफिनेशंस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, breaking of heavy nucleus into lighter nuclei is known as nuclear fission, and nuclear fission is a fusion is a process where lighter nuclei fuse together to form heavy nuclei। तो किस तरह से देखो, न्यूक्लियर फिशन में बेटा यूरेनियम का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 235 92 इज द एटॉमिक नंबर, 235 इज द मास नंबर। जब इस पर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया जाता है तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये ब्रेक होता है क्रिप्टॉन में, बेरियम में, और 3 न्यूट्रॉन आगे देता है। और इस प्रोसेस में बेटा एनर्जी भी इवॉल्व होती है। यही एनर्जी एटम बम के केस में रिलीज होती है। तो एटम बम का जो प्रिंसिपल है वो इस फिशन पर बेस्ड है। आजकल एटम बम और भी दूसरे रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम, थोरियम, इन सब से बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक फंडामेंटल बेसिक रिएक्शन है। इसी तरह से जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस, जैसे ये है ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस जुड़ के ये देखो कनेक्ट होके क्या बना रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। ऐसे ड्यूटेरियम ट्राइटियम मिलके अल्फा और न्यूट्रॉन बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल इस पर बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए ये प्रोसेस नॉर्मल तरीके से नहीं होता। हाइड्रोजन बम का एक्सप्लोजन करना बहुत ही टीडियस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही कम देश ही इसको यूज कर सकते हैं आज भी। और बाकी सन पर भी ये प्रोसेस होता है बेटा। सन की जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा, जो हर तरफ फैलती है, और हमारे प्लेनेट पर भी जो
लाइफ है वो सन की एनर्जी से चल रही है, तो उस पर ये रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा बेटा आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होती हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अल्फा पी वाई टाइप से, वेयर एक्स इज पेरेंट न्यूक्लियाई, वाई इज प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, अल्फा कोई भी पार्टिकल हम ले सकते हैं, यहां हमने अल्फा माना है, इट इज स्ट्राइकिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मारा जा रहा है, और पी मान लो ये प्रोटॉन है, ये है बेटा एमिटेड पार्टिकल। तो जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, नाइट्रोजन 14 प्लस हीलियम 4 ऑक्सीजन 17 प्रोटॉन 1 इस रिएक्शन को लिखने में आप ध्यान रखें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। सिंपल है, क्यों? क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर जब बैलेंस होंगे तभी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बैलेंस होगा। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये है पेरेंट न्यूक्लियाई, ये है स्ट्राइकिंग पार्टिकल, ये एमिटेड पार्टिकल, और ये जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो ये है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप सिंपली नोट कर सकते हैं, वैसे समझने की चीज है, ये तो बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान इस बात का रखें कि दोनों तरफ ए और जेड, ए यानी मास नंबर, जेड यानी एटॉमिक नंबर का जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो ये देखें बच्चों, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन अ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, मान लिया एक न्यूक्लियस है एक्स जिसका मास नंबर A1, एटॉमिक नंबर Z1 है, ये किसी Y में जिसका ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर है कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें M अल्फा पार्टिकल और N बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, बीटा यानी इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया बेटा बीटा और ये हो गया अल्फा, ये पार्टिकल निकल रहे हैं। तो यू हैव टू कैलकुलेट कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, LHS और RHS पर A और Z बराबर करना है, ठीक है। Z कंजर्वेशन क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू Z2 प्लस 2M माइनस N, ठीक है। A कंजर्वेशन A1 इक्वल टू A2 प्लस 4M, तो यहां से हम M कैलकुलेट कर लेंगे और M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके N आ जाएगा, तो अल्फा का नंबर हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड इज इक्वल टू M, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इज इक्वल टू N। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यूरेनियम 235 और 92 है बेटा, इससे लेड बन रहा है 207 और 82 मान लो, ठीक है। तो इसमें अगर आपको करना हो तो ये प्रोसीजर आप लगा सकते हैं, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। 235 92 207 82, 235 और 92 में 235 92 एंड 207 82 ये लेड है, इससे कैलकुलेशन करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का नंबर, ठीक है। अब इधर आते हैं, लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, जैसे आइसोटोप्स, इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। आइसोबार्स, इसमें सेम मास नंबर होता है, तो देखो ये C14 6 और N14 7 मास नंबर सेम है। इसी तरह से आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और A माइनस Z, तो A माइनस Z यहां आप कर सकते हो। और लास्ट है आइसोडायास्फेयर, इसमें सेम N माइनस P और A माइनस 2Z, A इज मास नंबर एंड Z इज एटॉमिक नंबर। सिंपल डेफिनेशंस हैं, आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायस्फेयर, तो आप बता सकते हो। इनके क्या क्या यूजेस हैं वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं, हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इतना ही पोर्शन पढ़ना है। ये पूरा आप देख के आराम से वीडियो नोट पॉज करके नोट कर सकते हो। ये वाला पॉइंट जो लेफ्ट मैंने लिखा है ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन एकदम सिंपल होती है।
तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बेटा हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके साथ इस चैप्टर की थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की थ्योरी फिनिश कंप्लीट। इसके बाद बेटा डिस्कशन होगा, एक्सरसाइज 2 आपको करके लानी है, और न्यूक्लियस वाला जो सेक्शन है ये भी ट्राई करना है नेक्स्ट लेक्चर पर।